अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल इंतहाई नाजुक और ख़तरनाक मरहले पर पहुंच गई है। इस वक्त ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं और इत्तलात ये भी हैं कि ईरान ने अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ मुकम्मल जंगी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है। अमरीका और इसराइल ने तेहरान समेत ईरान के मुतअद्दिद अहम मुकामात पर फ़िज़ाई और बहरी हमले किए हैं, जिनके नतीजे में अब तक जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं, मुतअद्दिद धमाके हुए हैं और आग के मनाजिर भी सामने आए हैं। ईरान ने भी फौरी जवाब दिया है और खलीज में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को भी निशाना बनाया, जिसके असरात मुत्तहदा अरब इमारात, कतर, बहरीन और सऊदी अरब तक महसूस किए जा रहे हैं। खित्ते के कई शहर हैं, कई शहरों में धमाकों की जो आवाज़ें वो भी सुनाई दे रही हैं। फ़िज़ाई हुदूद बंद हैं, बंदरगाहें मुतासर हो रही हैं और आलमी तिजारत भी ख़तरे में है। नाज़रीन, ये सूरत हाल सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरा मशरिक़ वस्ता एक बड़े फ़ौजी तसादुम के दहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों और तालिबान की फ़ौजी तंसीबात पर कार्रवाई कर रहा है और अब मशरिक़ वस्ता में एक और बड़ा बुरहान खड़ा हो गया है। यह ख़ित्ता न सिर्फ सियासी और इक़्तिसादी तौर पर बल्कि फ़ौजी और इंसानी लिहाज से अगर देखा जाए तो भी वो बहुत शदीद ख़तरात में है। अब सवाल यह है कि अमरीका और इसराइल का ये इत्तेहाद ख़ित्ते में किस हद तक नुकसानदेह है। ईरान का रद्द-ए-अमल और जवाबी हमले किस हद तक खित्ते के ममालिक यानी जो जीसीसी और सऊदी अरब पर असर डाल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए कशीदगी किस तरह के चैलेंजेस और मौक़े पैदा कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे और जो हमारे मेहमान हैं वो सीनियर एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं और हमें इस बहरान के हवाले से उस पर क्या असरात मरतब होंगे, क्या ख़तरात और क्या मुस्तक़बिल के क्या इम्कानात हैं, उससे आगाह करेंगे। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं वजीहा सईद और अभी कुछ ही देर में हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब भी ज्वाइन करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। वजीहा, आपसे आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। वजीहा, ये बताइएगा कि जो मौजूदा कशीदगी है और जो इस वक्त फौरी अगर ख़तरात की बात करें तो आप क्या समझती हैं कि अमेरिका और इसराइल के जो हालिया हमलों के बाद ईरान की जो जवाबी सलाहियत है और ख़ित्ते में इसके जो इत्तेहादी फोर्सेस को देखते हुए आप क्या समझती हैं, आपको क्या लगता है कि ये तसादुम महदूद रहेगा या बाकायदा इलाकाई जंग का आगाज़ हो चुका है और इसकी जो मुमकिना अस्करी नताइज हैं वो आपको क्या लगता है कि वो क्या हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया सना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखिए कि ईरान पर हमला करने से पहले आपको शायद याद होगा कि जनवरी से हुँ, कि सदर ट्रंप जो हैं ईरान पर हमले की धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन ये एग्ज़ैक्टली। मामला अभी तक टलते चले आ रहे थे हुँ, और इसराइल की तरफ से शदीद प्रेशराइज़ किया जा रहा था अमेरिका को कि आप जो है हमला करें। आखिरकार तंग आकर जब देखा कि हमले की मामलात उस तरफ नहीं बढ़ रहे और ईरान और अमेरिका के बीच जो है मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी चल पड़ा, हुँ, तो ईरान ने जब हमला किया तो उससे 2 दिन पहले देखिए कि मोदी ने इसराइल का दौरा किया। और जैसे ही ये वहां पहुंचे तो दोनों हजरात जब इकट्ठे खड़े थे ये इन ट्रू। दोनों दहशतगर्द ममालिक के सरबराहों ने खुद कर मुल्ला हैबतुल्लाह को अपना ब्रदर अपना भाई करार दिया और हुँ, उसके फौरी बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ शरपसंदी की। पाकिस्तान की फौज अब जो कि अपने मगरबी बॉर्डर पे मसरूफ है, तो ठीक। दूसरी तरफ आप देखिए कि एकदम से जो कहा जा रहा था जी कि अमेरिका जो 2 माह से तैयारियां कर रहा है, वो अचानक से ईरान के ऊपर जो है आज सुबह जो है वो हमले कर दिए गए हुँ, इसराइल की जानिब से। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि अमरीकी सदर ने कहा कि जी हम भी इसमें शामिल हैं और उसके हुँ, बाद कुछ अमरीकी हवाई जहाज़ों ने जो इराक से गुजरकर उन्होंने ईरान के ऊपर बमबारी की और मिसाइल वगैरह जो है वो उन्होंने फायर किए। तो ये काम जो है वो शुरू हो गया। अब देखिए ईरान पहले से तैयार था, उनकी तरफ से स्ट्रेटजी भी हम सबको पता थी कि वो खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। और ये बात कोई अनहोनी तो नहीं है, पिछली दफ़ा भी इस तरह हुआ था और बहुत जिन जिन ममालिक में अमेरिका के ये फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, जीसीसी ममालिक, उन सबको बहुत अच्छी तरह इल्म था कि उसके बाद अगला जो मिसाइल है वो ईरान की तरफ से इनके पास ही आएगा। ठीक। लेकिन इन्होंने भी इस जंग को रुकवाने की आपके सामने कोई कोशिश नहीं की। हुँ, जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी कि मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से आज जो भी शाम को कुछ देर पहले उनकी तरफ से बयान हुआ कि हुँ, हम अपने दिफा का हक रखते हैं और हम इस हमले का जवाब देंगे।
हालाँकि हमला अमेरिका के अड्डों पर किया गया है और आपने अमेरिका की सपोर्ट की है। आपने अमेरिका की सपोर्ट की है कि वो इस ईरान के ऊपर हमला करें। तो ठीक। बजाए इसके कि आप अमेरिका को रोकिए या इस वक़्त मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें, वो भी जवाब देने की धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि खित्ते में इस वक़्त बादल जो हैं वो जंग के काफ़ी गहरे हैं और देखिए 2 दिन में सूरत-ए-हाल क्या रुख इख्तियार करती है। ठीक है, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के जो अस्करी हिकमत अमली है, इस सूरत हाल को किस तरह शामिल किया जा रहा है, और आप क्या समझते हैं कि जो मुमकिन खतरात हैं उससे निपटने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? पाकिस्तान की अफगानिस्तान से तो जंग चल रही थी, बिकॉज अफगानिस्तान से टेररिज्म हो रही थी और उसके बाद उसने एक कन्वेंशनल फौजी हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इसका जो भरपूर जवाब दिया है वो आपने भी और दुनिया ने सबने देख लिया। तो अभी अफगानिस्तान को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने आगे क्या करना है। ये तो अफगानिस्तान की बात होगी। वहां पर पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि यहाँ अफगानिस्तान में, जो मैं कई सालों से कह रहा हूँ, रिजीम चेंज हो, और अगर रिजीम चेंज नहीं होती तो रिजीम पॉलिसी चेंज हो कि पाकिस्तान पे हमले ना हो। तो इस बेसिक इंटरेस्ट ये है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर। पहली बात तो ये हो गई। अब आ जाते हैं ईरान और गल्फ और जो मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो गई है और बहुत बड़ी जंग हो रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग ज़ाहिर है हमारी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो मुल्कों की यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, और महदूद है इसके मुकाबले पे, और अब होपफुली खत्म भी हो जाएगी कुछ अर्से बाद, जो पाकिस्तान अपना हदफ या मकसद अफगानिस्तान से हासिल कर लेगा। लेकिन जो मिडिल ईस्ट में जंग है वो बहुत बड़ी जंग और बड़ी खतरनाक जंग बनती जा रही है, क्योंकि इस पे आज सुबह जिस तरह काफी अर्से से चल रहा था बिल्डअप इसका, वो तो सबको पता है, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने जब ईरान पे स्ट्राइक की तो ईरान ने वापस जवाबी स्ट्राइक जो की ईरान ने, उसमें इसराइल के अलावा या अमेरिकन अड्डों के अलावा उसने बहुत सारे या सारी तकरीबन गल्फ स्टेट जो है, अरब स्टेट्स, उनको उसने टारगेट किया। बहाना यह था कि जी वो वहां पर बेसेस हैं। बेसेस तो तुर्की में भी हैं, बेसेस तो पाकिस्तान में भी रही हैं, 800 बेसेस अमेरिका की दुनिया में। तो वो तो मतलब जिस मुल्क पे बेस है या वहां से कोई आ रहा है अगर होगा तो फिर तो उसकी आधी दुनिया से लड़ाई हो जाएगी, बहुत सारे मुल्कों से लड़ाई हो जाएगी। ऐसे ही इससे बड़ा इशू जो है वो ये है कि अब सऊदीया ने, आपने सुना है लेटेस्ट है कि सऊदीया ने आज के दिन की खबर है, ये पहला दिन है, कंडेम किया है राइटली ईरान के स्ट्राइक्स को जो मिडिल ईस्ट की स्टेट्स पे हुई है। इसराइल की अमेरिका की जंग की बात नहीं हो रही, जो मुख्तलिफ मुल्कों पे हुई है, उसमें प्लेसेस लाइक मरीना इन दुबई हैज बीन टारगेटेड। वो तो मिलिट्री बेस नहीं है, वो वहां मरीना में कौन सी मिलिट्री बेस है, एंड सो ऑन। और अगर है भी, आप देखें वीडियोज आ रही हैं वहां से दुनिया से, तो लोग जो हैं वहां इन गल्फ स्टेट्स की ज्यादा आबादी तो एक्सपैट्रिएट्स की है, पाकिस्तानीज की बहुत सी है, उसके अलावा भी दुनिया के लोग वहां आए हुए हैं, और वो तो सिविलियंस है ना, नॉन कम्बैटेंट्स हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं, या जिस तरह भी एक बात। और इसमें ये तो दुनिया की बात होगी। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से जंग की थी पाकिस्तानीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अफगानिस्तान की दहशतगर्दी से, इसी तरह पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत का फर्ज है कि मिडिल ईस्ट में अगर पाकिस्तानी, क्योंकि वहां पर मिलियंस में, आपको पता है सारी गल्फ स्टेट्स में, और वो वर्क करते हैं, कमाते हैं, और पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, आपकी इकोनॉमी चलती है उसके ऊपर काफी सारी। ऐसे ही बिल्कुल ट्रू। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करना या उनकी सिक्योरिटी हासिल कराना पाकिस्तान का फर्ज है। और इसमें चूंकि सऊदीया के साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट है, म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, जिसमें यह है कि अगर सऊदीया पे हमला हुआ तो पाकिस्तान उसके साथ भरपूर जंग करेगा। और तो अगर अभी सऊदीया ने तो अभी तो कंडेम किया है, कल आप चले ना, तो पहला दिन है, कल या आगे फ्यूचर में सऊदीया की लड़ाई हो जाती है ईरान से, तो इसका मतलब है पाकिस्तान की भी लड़ाई होगी ईरान से। बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान में लोगों को ये गलतफहमी और ये समझ नहीं इस बात की जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये पाकिस्तान की मीडिया में प्रो ईरान स्टेटमेंट देने से कोई फायदा नहीं है, इमोशनल स्टेटमेंट है। असल इशू ये है कि वी हैव अ डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदीया, कि हम उनको डिफेंड करेंगे, और वो तो अगर उन पे हमला होता है या वो जंग उनकी होती है तो हम उनके साथ होंगे। ये एग्रीमेंट और डिफेंस एग्रीमेंट में तो ये बात वाज़े तौर पे कही गई थी ना कि सऊदी अरब पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा। तो ब्रिगेडियर साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जारी जो फौजी कशीदगी है और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद जो पाकिस्तान की फिजाइया है, अफगानिस्तान, भारत और ईरान की सरहदों पर हाई अलर्ट भी जारी कर दी गया है, तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त हर महाज पर जो है बिल्कुल चौकस रहना नागुज़ीर है? उसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जो भारत है इस मौके से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का कोई जसारत कर सकता है, कोई बेवकूफ़ी करेगा, फिर कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा? क्योंकि खत्ते की जो मजमूई सिक्योरिटी है उस पर इस सारी चीज़ों के जो है असरात तो मरतब होंगे ना। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। बल्कि मैं ही कहता रहा हूँ, आप अगर मुझे बाकी जगह पे फॉलो करते रहे हो, कि पाकिस्तान को
टू फ्रंट वॉर का, दो महाजों की जंग का थ्रेट है। एक अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी हो रही थी, जो जंग में शामिल होगी, कन्वर्ट होगी रिसेंटली पिछले 48 घंटे में, और दूसरा भारत के साथ तो परपेचुअल है। उसने सिंदूर 1 किया, 2-3 की तैयारी कर रहा था, उससे सिंदूर 2 करने की हिम्मत नहीं हुई तो उसने अफगानिस्तान से ये लॉन्च करा दिया। बहरहाल वो तो इस ख्याल में था कि पाकिस्तान वहां उलझ जाए, कमजोर हो जाए, तो वो यहां से हमारी मशरकी सरहद पे हमला करेगा। अभी जो नतीजा निकला, अब जरा तफसील में जाना, मैं वो लंबी कहानी है, मैं बता नहीं सकता। पाकिस्तान हैज डन एक्सेप्शनली वेल। इतने शॉर्ट टाइम में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जितना नुकसान किया है, ये मैं एज अ मिलिट्री हिस्टोरियन, जियो पॉलिटिशियन, डिफेंस एनालिस्ट के अलावा बहुत कुछ किताबें लिखता हूं। आप देखें यहां तो हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या लफ्ज यूज किए कि टेरिफिक। वो ऐसे नहीं कर दिया, उनको रिपोर्ट मिलती है सीआईए की, दुनिया की, कि वहां कौन सी जंग में क्या कुछ हुआ है। पाकिस्तान ने एक्चुअली अचीव्ड अ लॉट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, 2-3 दिन के अंदर। तो दफा के लिए किया कोई, और खुशी से भी नहीं किया। मजे की बात है, या तो ना कि इंडिया के साथ तो हमें खुशी होती है जंग करने की, इंडिया को हमें कोई शौक नहीं है अफगानिस्तान से लड़के, वो तो मजबूरी में उन्होंने हमला किया, तो वी हैड टू डिफेंड पाकिस्तान एंड वी विल डिफेंड पाकिस्तान। अभी जो असल इशू आ रहा है ना, ये नहीं, अफगानिस्तान इंडिया इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये सिचुएशन देखें ना, अमेरिका का बहरी बेड़ा इधर बिल्कुल साथ पहुंचा हुआ ना, तो देखिए लोकेशन नक्शे पे है किधर, वो आपके समुद्रों के सामने, इंडिया के सामने खड़ा हुआ है इंडिया। और वो अभी अमेरिका इस वक्त आपके आजकल के हालात में बहुत ज्यादा आपके क्लोज है, आपने शायद देख लिया और नोट किया, उसने अफगानिस्तान में भी सपोर्ट किया आपकी। दूसरा, चाइना आपके साथ फुल सपोर्ट में है आपके। तो हमारी अपनी ताकत तो है भारत को रोकने की और उसको शिकस्त देने की या उसको बेइज्जत करने की, लाइक लास्ट टाइम, वो तो अपनी जगह। लेकिन ग्लोबल सिचुएशन भी देख लें तो आपको इस तरह, आपको जो थ्रेट उन्होंने अफगानिस्तान से दिया था, उसका जो मौसर जवाब दिया है, वो एक आई ओपनर है ना। ये समझा करने से पहले सोचना पड़ता ना कि आपके ड्रोन्स ने उनके कितने टैंक और गन, मतलब जिस तरह उनका एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स इज फ्लाइंग ओवर काबुल एंड कंधार। आप जरा डिटेल में, मतलब पता नहीं कितनी खबरें आ रही हैं, नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर फ्लाई कर रही है भाई, एक दूसरा मुल्क है भाई, जैसा भी है तो मुल्क ना, उसके ऊपर आपकी एयरफोर्स डोमिनेट कर रही है स्काई इसको टोटल। तो ये सूरत हाल है। तो अगर इंडिया करेगा तो वो बहुत बेवकूफी करेगा, क्योंकि सर कल डीजीआई ने तो कहा है ना प्रेस ब्रीफिंग में, उन्होंने कहा है कि अगर किसी को और को भी शौक पूरा करना है तो अपना शौक पूरा कर ले। बहुत अच्छी बात की आपने, यही मैं आपसे कह रहा हूं। ये वो तब कर सकते थे कि पाकिस्तान वहां उलझ जाता, पाकिस्तान को वहां हदफ हासिल ना होते, और वो मतलब कि इस तरह के स्टेलमेट नहीं होता कि बराबरी की जंग हो रही होती है अफगानिस्तान पाकिस्तान की, फिर तो ये कह सकते कि पाकिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर पे फंसा हुआ है तो इधर से वो फायदा उठा लें। अगर अभी, अब तो पाकिस्तान ने ऑलरेडी हासिल कर लिया उनको अफगानिस्तान, तो इस वक्त आप देखें वो कोशिश करा रहे हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से कि अमन हो जाए, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट या जो भी है उनके तालिबान वाला, और होती है नहीं होती। बहरहाल मतलब वो इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है बड़ी पाकिस्तान पे हमला करने की, फौजी ताकत की बात करूं। ये स्टेटमेंट से ना जंगों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेटमेंट देने से। असल बात काबिलियत होती है, जंग में काबिलियत मैटर करती है ना। तकरीरें जितनी मर्जी जज्बाती कर दी, वो इट डजंट मैटर, इट मैटर्स कि लड़ाई में कौन क्या कर सकता है, ये मैटर करता है ना। exactly. तो अगर वो करेगा भारत तो उसको नुकसान बहुत ज्यादा होगा, वो अकेला ही करेगा जिससे पहले किया था ये तो। लेकिन अभी जो मसला ना पाकिस्तान का इस वक्त इमीडिएट वो है, ये कोई लोग हमारे इतना समझ नहीं रहे, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, पढ़ाता हूँ, किताबें लिखता हूँ, लोग इसको समझ नहीं रहे कि हमारा मिडल ईस्ट के अंदर एक दखल हो गया, हमारा एक सऊदीया के साथ एग्रीमेंट है, और ये जिस तरह अभी है तो ईरान को जो करना चाहिए, जो मैंने सुबह भी कहा, पाकिस्तान शुड कंडेम ईरान एंड ऑल्सो एडवाइज ईरान कि आप गल्फ अरब कंट्री से ना लड़ो, इसराइल अमेरिका से जंग चल रही, करते रहे, जिस मर्जी से जंग लड़े, क्योंकि वहां पाकिस्तानी, अभी आपको पता है पाकिस्तानी शहीद हुए, आपको पता है वहां पर ईरानी अटैक से, पता है आपको इस बात का कि नहीं पता आपको? जी जी जी। तो फिर तो आप अगर ईरानी अटैक से पाकिस्तानी शहीद हुए तो पाकिस्तान को प्रोटेस्ट नहीं करनी उसके ऊपर? हाँ, तो फिर करनी है ना पाकिस्तान ने। और अगर वो अटैक करेंगे पाकिस्तानी, क्योंकि बहुत पाकिस्तानी है ना, काम कर रहे हैं, और दूसरे छोड़ के भी नहीं आ सकते, क्यों छोड़ के आए? उनकी इकोनॉमी आपकी सारी वहां से चलती है। बिल्कुल तो ऐसे। इसका हल ये है कि ईरान शुड नॉट अटैक द गल्फ स्टेट्स, क्योंकि वहां, अच्छा बाय द वे, पाकिस्तानी खाली नहीं है, चाइनीज भी हैं, दुनिया बैठी हुई है, मुख्तलिफ ममालिक के लोग होते हैं, सर बात है, अपने रोजगार के लिए जाते ही हैं। अच्छा जरा लोग है ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा नादिर साहब, जरा वजह सही से मैं उनकी जान जानना चाहूंगी, फिर आपसे करती हूँ बात। वजह ये बताइए कि खित्ते में जो बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में आप क्या समझती हैं जो आलमी ताकतें हैं इस बुरहान को कंट्रोल करने के लिए किस हद तक मौसर किरदार अदा कर सकती हैं, और क्या मौजूदा सिफारती इक़दाम काफ़ी हैं आपकी नज़र में, या मामला अब मुकम्मल तौर पर जो फौजी स्टेज पर जा चुके हैं? देखिए, मैं ब्रिगेडियर साहब की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि अफगानिस्तान का मसला जो है, मैं पहले अफगानिस्तान की बात कर रही हूँ, कि उसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे टारगेट अचीव किए। हमने BLA को निशाना बनाया, हमने TTA, TTP को निशाना बनाया, और वो तमाम लोग जो रजीम चेंज के लिए जिनका जाना ज़रूरी है, अब तरीका वारदात यही रह गया कि या तो आपकी वहाँ पर तालिबान की जो हुकूमत है वो ख़त्म की जाए, अदरवाइज़ आप जो है शराफत से मान लें कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देनी। तो ये तालिबान का अब अपना फैसला है कि वो क्या चाहते हैं। अगर तो वो वहाँ पर रहना
करना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान को सपोर्ट करना होगा, पाकिस्तान की बात माननी होगी, वरना ठीक है उनके साथ वही होगा जो वो हमारे साथ करवा रहे हैं। तो ये एक रखिए एक साइड के ऊपर। और भारत की तरफ से मैं नहीं समझती कि भारत इस वक्त जो है कोई मजीद जो है हमाकत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत के साथ हमारे मामला टोटली दूसरे लेवल पर चलते हैं। भारत को हम लोग एक सांस नहीं लेने देंगे अगर भारत ने इस तरफ करने की कोशिश की और ये सोचा कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो मगरबी सरहद पर मसरूफ है तो हम मशरकी सरहद से फायदा उठाएं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और दूसरी बात रही ईरान, इसराइल और अमेरिका के तनाज़े की, तो देखिए ईरान इस तरीके को इसलिए फैला रहा है, देखिए जब अगर अरब ममालिक भी जंग में कूद पड़ते हैं, ईरान का पहला क्या होगा कि वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करेगा, तेल की सप्लाई को रोका जाएगा, बहुत सारे मामलात होंगे और अमेरिकी बहरी बेड़े को नुकसान पहुंचाना प्रैक्टिकली काफी मुश्किल चीज है, लेकिन चलें कोई तुक्का लग सकता है और कभी कभार जो है इतनी ताकत ना होते हुए भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे दिए जाते हैं। तो ये एक अगर अमेरिकी बहरी बेड़े को अगर ईरान नुकसान पहुंचा सकता है तो अच्छा तो लगेगा सुन के, लेकिन ये कि उसके मुझे चांसेस जरा कम नजर आते हैं। ठीक। दूसरी बात ये कि अभी प्रीवियसली जी सॉरी मैं जो अभी आपको याद होगा कि प्रीवियसली जो जंग हुई थी 12 दिन की ईरान के साथ इसराइल की, उसमें आपने देखा कि ईरान ने इसराइल के आयरन डोम का भी भांडा फोड़ दिया। तो ये मामला चलते रहेंगे, लेकिन ये जो बात हो रही है ना कि इस वक्त अगर यूएई और सऊदिया ये भी अगर बीच में इन्वॉल्व होते हैं तो मेरे ख्याल से ये ईरान के खिलाफ मजीद सख्ती बढ़ेगी, ईरान दुनिया में अपने आप को मजीद तनहा करेगा। और पाकिस्तान और सऊदिया के डिफेंस पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे काफी हद तक ना, देखिए उस बारे में बहुत सारी तफसीलात वाजे नहीं है। अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि पाकिस्तान तो अगर सऊदिया पर हमला होता है तो पाकिस्तान सऊदिया का साथ देगा। मेरा क्वेश्चन यही है कि अभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो सऊदिया भी तो हमारा डिफेंस पैक्ट का पार्टनर है ना, सऊदिया की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया, पहले भी क्या रिस्पॉन्स आया था, तो पाकिस्तान इस पे किस हद तक जाएगा, क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ तो ऑब्वियसली जो मुआहदा है सिर्फ पाकिस्तान मतलब दोनों ममालिक के दरमियान हुआ है, तो ऑब्वियसली वहां से भी स्टेटमेंट्स तो आने चाहिए। बिल्कुल, एटलीस्ट अगर जंग नहीं कर सकता सऊदिया हमारे साथ खड़ा होकर तो हमारी हिमायत तो कर सकता है ना अफगानिस्तान के मामले में। और तालिबान रजीम के साथ उसके स्टेक्स भी हैं। और अभी इराक़ी साहब ने इसहाक डार को फोन किया आज शाम को और दोनों ने इस मौके पर जो है आपस में बातचीत की और यही सारे हमले जो ईरान ने किए हैं उसके ऊपर बात हुई और पाकिस्तान की तरफ से खुलकर ईरान को उसकी जो है ना हिफाजत का, उसकी हिमायत का यकीन दिलाया गया। लेकिन इस बात के ऊपर कुछ नहीं पाकिस्तान की तरफ से वाजे किया गया अभी तक। आई डोंट नो, हो चुका हो शायद, मुझे इल्म ना हो कि पाकिस्तान ने ईरान के मशरिक वस्ता पर और उधर गल्फ हमलों की मजम्मत की है या नहीं। और अभी तक इसके ऊपर जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट नहीं आया। अच्छा नादिर साहब, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान फौज इस दिन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। उनका ये भी कहना है कि ट्रंप और नेतन्याहू की जंग को ईरान ने नाजायज़ और गैर कानूनी करार दिया और अमेरिका फर्स्ट को इसराइल फर्स्ट बनाया, जिसका मतलब अमेरिका लॉस्ट है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इसको समझने की बात यह है कि जंग जो है ना वो बुनियादी तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान है और बाय एक्सटेंशन विद अमेरिका, बिकॉज इसराइल एंड अमेरिका आर पार्टनर्स। अब आप डिबेट कर लें इसराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है या अमेरिका इसराइल को, या म्यूचुअली या जो भी है, बहरहाल दे आर टुगेदर। एक तो ये बात है इसराइल एंड अमेरिका वर्सेस ईरान, ये जंग है असल में। मैं जो बात बता रहा हूं उसके अंदर गल्फ अरब स्टेट जो हैं उन्होंने अपनी तरफ से जितना वो कर सकते थे, उनकी जो हर एक की कैपेसिटी है ना वो की है। द पॉइंट इज कि अगर इनके ऊपर अटैक होता है, बिकॉज पाकिस्तानी जर देर ना, एक पाकिस्तानी शहीद हुआ तो ईरान इज रिस्पॉन्सिबल, वी विल कंडेम इट। एंड अगर ईरान पाकिस्तानी को मारेगा तो हम ईरान को मारेंगे, क्यों नहीं मारेंगे? हम मारेंगे ईरान को, जिस तरह अफगानियों को मारा है उनको भी मारेंगे। इंडियंस को, जो पाकिस्तानियों को मारेगा उसको मारेंगे। मैं टीवी पे ऐलान करता रहा हूं, ये हमारी नेशनल पॉलिसी है। आई बीन राइटिंग दिस बाय द वे, ये हमारी पॉलिसी। एनीवन हु अटैक्स पाकिस्तानीज वी विल किल देम, चाहे वो ईरानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो अफगानी है, चाहे वो इसराइली है, जो भी है। दिस इज नंबर वन, टू बी क्लियर। तो क्लियर होना चाहिए ना कि शक नहीं होना चाहिए। हम कोई प्रो ईरान नहीं है या प्रो सऊदी नहीं, हम प्रो पाकिस्तान है एक्चुअली। एग्जैक्टली। ये है और सर पहल तो हम करते भी नहीं है ना, हम तो हमेशा देखिए एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो पाकिस्तान तो रिटेलिएट करता है बेसिकली। हमारे बात सुने ना, आजकल हमारे मीडिया में बड़ी इमोशनलिज्म चल रही है। पहले इस मसले को समझे कि जंग है किसकी। फॉर एग्जांपल यूक्रेन की जंग हुई थी रशिया के साथ, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था उधर चला गया था, आपको शायद याद होगा, 4 साल पुरानी बात है। भाई यूक्रेन रशिया की वॉर, ना हम यूक्रेन के साथ है वॉर में, ना मतलब पार्टनर के तौर पे। वैसे तो हमारे यूक्रेन से भी अच्छी तल्लक है रशिया से, तो समझने की चीज कोई हमारी ये हमारी जंग नहीं है। नंबर वन, दिस इज पॉइंट। ईरान की जंग है इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ,
वो पुरानी जंग चल रही है 40 साल से 30 साल से, जो भी अभी वो आगे एक लेवल पे। हमारी जंग जो है यानी पाकिस्तान की जंग है विद इंडिया बेसिकली, ये समझने की बात है कि हमारी असल जंग इंडिया से है। अफगानिस्तान से जंग जो हुई है वो भी बाय एक्सटेंशन के ये काबुल रजीम उसके साथ है, ये टेररिस्ट। अगर वो ना होते तो हमें तो कोई शौक नहीं, मैंने पहले कहा हम तो कभी भी ना लड़े अफगानिस्तान से, अगर पहले कौन से हम लड़े हैं, इस तरह हमने नहीं ना किया तो हम आगे भी नहीं करेंगे। कल अफगानिस्तान में रजीम चेंज हो जाती है, न्यूट्रल नॉर्मल रिजीम आ जाती है, नॉट होस्टाइल टू पाकिस्तान, नॉट लिंक्ड विद इंडिया, नॉट अटैकिंग पाकिस्तान, तो हमारे नॉर्मल तल्लुकात हो जाएंगे। ये इस तरह होती है, पॉलिसी से चलती है। बात जो हो रही है ना वो ये समझें कि मिडिल ईस्ट के अंदर गल्फ में पाकिस्तानीज है ना, मिलियंस में, आप देखो तो सही ना। और वो कहने की बात है कि ये मिसाइल चलते हैं ना, ये एक्यूरेट मिसाइल्स नहीं है। ये जो मिसाइल है ना ये वाले ज्यादातर ये मारो कहीं और गिरते कहीं है, इतने एक्यूरेट नहीं है मोस्ट ऑफ देम। तो उसमें सिविलियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, जिसमें पाकिस्तानी पॉपुलेशन भी इन्वॉल्व है, बाकी भी होंगे, लेकिन हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे ना। हम बर्मा के लिए बांग्लादेश की तो जिम्मेदारी नहीं है, या चलो चाइना के लोग अपने हैं। असल इशू ये है कि हमारा सऊदीया के साथ प्रॉपर अरेंजमेंट है। बाय द वे कई बातें तो मैं फोन पे नहीं आपको या टीवी पे नहीं कह सकता। सऊदीया के साथ हमारा आपको अंदाजा नहीं किस लेवल का अरेंजमेंट है, या तुर्की के साथ जो हमने फॉर्मल नहीं भी किया ना, क्योंकि मैं खुद करता रहा हूँ। तुर्की के साथ हमारा बहुत ज्यादा है, मोर देन पीपल कैन इमेजिन। हम इकट्ठी चीजें बना रहे हैं, मतलब तुर्की एंड पाकिस्तान, हाईटेक वेपनरी की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली विद सऊदी अरेबिया, सो दीज आर आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अगर उन पे हमला होता है, फॉर एग्जांपल तुर्की पे हमला होता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस, जिससे हमारा पैक्ट ही नहीं है, हमारा तो सऊदीया से है ना, हम तुर्की की मदद भी पूरी करेंगे। मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड फॉर इन्फॉर्मेशन, कुछ साल पहले जब तुर्की के मसला पड़ा था उनको और उन्होंने पायलट्स मांगे थे, तो पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स के पायलट्स पहुंचा दिए थे F-16 फ्लाई करने के लिए उनको, जब उनका कुछ इशू हुआ था अपना, एकदम विद 1 डेज नोटिस। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। सो वी आर स्ट्रेटेजिकली लिंक्ड विद तुर्की एंड विद सऊदी, ये हमारे दो पार्टनर है इस रीजन के अंदर बड़े। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा इंटरेस्ट ये है कि इस ईरान जो है वो गल्फ स्टेट्स को, सऊदीया को टारगेट ना करे। वो जब लड़ाई बढ़ेगी तो वो बहुत बढ़ जाएगी, हम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जबकि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, हम तो अफगानिस्तान से नहीं लड़ना चाहते। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे मैं क्या कह रहा हूँ बार बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अच्छा लेकिन जी बताएं। अच्छा ठीक है, हमें सीनियर जर्नलिस्ट है फरीहा इदरीस, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फरीहा बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। फरीहा आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो खलीजी रियासतों और ईरान के दरमियान जो इस वक्त बढ़ती कशीदगी के जो सियासी असरात हैं, तो आपकी नज़र में वो क्या हो सकते हैं, क्या होंगे? क्या खित्ते में इत्तेहादी ब्लॉक्स मजबूत होंगे या तकसीम ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी? क्या कहेंगे आप? देखिए अभी ये डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि हमने ये देखा कि बड़े दिनों से प्रिपरेशन हो रही थी, अमेरिका भी पॉस्टलिंग कर रहा था, ईरान भी पॉस्टलिंग कर रहा था, तो ऑटोमेटिकली खलीजी ममालिक के अंदर बैकग्राउंड में भी और फोर्सेज में भी शामिल थे। हमने देखा भरपूर कोशिशें हुई खलीजी ममालिक की तरफ से कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को हमले से रोका जाए और ईरान को मुज़ाकरात की टेबल पे लाया जाए। जो मुज़ाकरात की तारीख हमें नजर आई, उसमें भी खलीजी ममालिक ने भरपूर किरदार अदा किया। डिप्लोमेसी होती थी, उन्होंने ये भी देखा कि ऐसे जगह के हवाले से भी नफरत के साथ और पूरी कोशिश की गई कि इस हमले को रुकवाया जाए। मतलब मुझे सियासत की बात नजर आ रही थी कि अगर एक दफा ये शुरू हो गई तो ये शॉर्ट टर्म नहीं होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि ओडिशा के जो जर्नलिस्ट है उन्होंने भी दोनों टाइम को इस हवाले से आगाह किया है, उनको उनको आगाह किया था कि अमेरिका के पास कैपेबिलिटी जरूर है कि 5 से 4 दिन तक इसको परचेज करके assassination attack and war attack जरूर कर सकता है, इनमें सर्च कर सकता है। लेकिन अगर ये एस्केलेट कर गया और ईरान की चेंज कर गया तो फिर अमेरिका को इसको लॉन्ग टर्म तरीके से सर्च करने में मुश्किल होगी। इकोनॉमी पे एडमिनिस्ट्रेशन पे हर चीज से इसका दबाव आएगा, पब्लिक सेंटिमेंट पे इसका दबाव आएगा। तो ये डिसीजन हमारे से बड़े टाइम पर दिया जा चुका है और यही बात अच्छी तरीके से खलीजी ममालिक की इस बात से आगाह थी कि इस अटैक से पहले जो भरपूर कोशिश कर चुके हैं इसको रोकने की। ईरान की स्ट्रेटजी में ये बात समझ आई है कि खलीजी ममालिक इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट होंगे अगर उनके बॉर्डर से ये जंग आ जाती है। इसलिए इसी बात को बाहर में लाने के लिए उन्होंने अटैक शुरू किया है ताकि ये बता सके कि अगर आप नए जंग में हैं तो फिर कब जंग में होंगे। अगर फिर आपको पता है उनकी डिफेंस थी जब आप ईरान से अटैक करेंगे तो पूरे बच्चे पूरे रीजन में विजन होगी। ईरान की जो डेवलपमेंट है क्योंकि ईरान की पूरी स्ट्रेटजी यही है कि हम अकेले नहीं जाएंगे ईरान के लोग, वो
जाएंगे। और ये कैसे भी है जानना समझी बीमारी के ऊपर, ताकि वो दोबारा जो लगाए टेस्टिंग के अंदर आए, उनको भी पता है। इसके बाद देखिए दुबई हो और आजादी हो, जमहूरी हो, लोगों में कैसे विकास होने रहा है। बीमारी से आती है तो कहती है पता है लगेगी ग्रेविटी कम है, ये बहुत सुकून से रहने वाली बीमारी है। यहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन या यूनिवर्सिटी टेंशन नहीं है जो हमारे बच्चे में है। ठीक। तो वहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है कि उनका ख्याल का सोल्यूशन सिस्टम जो वाला है, वहाँ पे लोगों को बेचारी लोग रहते हैं कैसे हो रहा है, सही रीजन हो गया है, जिसकी वजह से आपको पूरी तरीके से सच्ची नजर आ रही है। ठीक ठीक। अच्छा वजिया सईद, ये बताइए, कुछ तज्जियाकारों का ये कहना है कि उनका ये तासुर दे रहे हैं कि भारत, इसराइल और अफगानिस्तान का जो इत्तेहाद है, उसके बाद ईरान पर जो हमला हुआ है, तो बेसिकली वो पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की अगली कड़ी है। तो आप क्या समझती हैं कि असल मंसूबा जो है पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए था या उसके खिलाफ था, और आप इस मौक़िफ़ को किस हद तक समझती हैं कि ये दुरुस्त है? देखिए, मैं 100% तो इसकी हिमायत नहीं कर सकती, लेकिन इसकी कड़ियां मिलती जरूर हैं। देखिए, इस वक्त अमेरिका को प्रैक्टिकली ईरान से कोई मसला नहीं है। ईरान ना अमेरिका के ऊपर कोई फिजाई हमला कर सकता है, ना एटम बम फेंक सकता है, ना उसके मिसाइल वहां तक जा सकते हैं, ना समंदरों में उसकी नाकाबंदी कर सकता है। असल में मसला है ईरान और इसराइल का। इसराइल को तकलीफ है ईरान के प्रोग्राम से, और ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम के मुतालिक तो खुलकर कह दिया कि वो मजीद तो क्या, वो तो पहले भी उनके जो रूहानी पेशवा हैं वो कह चुके हैं कि ईरान जो है वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा, और अब उन्होंने मजीद यकीन दहानियां भी कराई हैं। ठीक। बेसिकली मसला इसराइल का ये है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को खत्म करे, और यही चीज जो है जो ईरान के ऊपर जो है थोपने की कोशिश की गई मुज़ाकरात के जरिए भी। लेकिन ये तो ईरान का हक है अपना दिफा करना, और अपने दिफा में जो है जो भी वो एक लिमिट तक जा सकते हैं, बेशक न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, लेकिन बाकी हथियार रखने का, फौज बनाने का उनके पास पूरा पूरा हक है। और खास तौर पर उस सूरत हाल में जब उनके मुकाबले पर इसराइल जैसा एक मुल्क है जो गुंडागर्द है और दहशतगर्द है, और उनको ऑलरेडी उसकी तरफ से हमला है, दोनों मालिक 40 साल से ज्यादा हो गए हैं, मतलब मुख्तलिफ प्रॉक्सी वॉर में भी उलझे रहे हैं। तो अपने दिफा के लिए ईरान का हक है, और अब बेसिकली इसराइल की तरफ से जो बेसिक ख्वाहिश है वही है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको ख़त्म किया जाए, और अमेरिका भी इसी के ऊपर जोर दे रहा है। तो ये चीज़ है। और ईरान, रही ब्रिगेडियर साहब की बात, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो प्रोग्राम है ना, देखिए वो पाकिस्तान की तरह, चाइना की तरह, रूस या अमेरिका की तरह इतना एक्यूरेट नहीं है। उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज तक उनकी रसाई नहीं है। नो डाउट वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, और उन्होंने काफ़ी जो है तरक्की भी की है, लेकिन ऑब्वियसली वो निशाने को 100% टारगेट नहीं कर पाए। और अभी ये हमने गुज़श्ता जो जुलाई में जंग हुई थी उसमें भी देखा कि अगरचा उनके मिसाइलों ने इसराइल में, तल अवीव में तबाही तो मचाई, लेकिन जिस कदर होनी चाहिए थी उस हिसाब से ना हो पाई। अगर वो उनके मिसाइल बहुत अच्छे होते तो डेफिनेटली इसराइल का इस वक्त जो है ना स्टांस थोड़ा सा कमज़ोर होता, या मामलात कुछ डिफरेंट रुख पर होते। लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए ना एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान की प्रैक्टिकली ईरान के साथ ना वॉर में हमने हिस्सा लेना ना कुछ। और रही बात डिफेंस पैक्ट की, तो डिफेंस पैक्ट की जो तफसीलात हैं वो जाहिर है कुछ लोगों तक तो मौजूद होंगी, लेकिन आम मीडिया तक नहीं है। मेरा भी कुछ एक्सेस है, लेकिन मैं भी हर चीज़ ना जानती हूँ, और ना ही मैं उसको शेयर करना पसंद करूँगी ओपनली। तो ये चीज़ें वक्त आने पर ही पता चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और रही बात पाकिस्तान इस वक्त कहाँ साथ देगा, तो देखिए पाकिस्तान के पास ना एक इंटरनली जो हुकूमतों के साथ मामला चल रहे हैं उनको ज़रा साइड पर रख कर देखिए। मैं ज़रा पिछले दिनों की बात करती हूँ कि उस वक्त जब ईरान इसराइल की जंग हुई थी, जिसमें अमेरिका ने भी हमला किया था, तो आपको याद होगा ईरानी पार्लियामेंट से तशक्कुर पाकिस्तान के नारे जो थे ना वो बुलंद हुए थे, वो बिला वजह नहीं थे। पाकिस्तान ने ईरान को भरपूर जो है सपोर्ट दी थी, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने खुलकर उस मार्के में ईरान की हिमायत की थी। अब पाकिस्तान के साथ ब्रिगेडियर साहब की बात दुरुस्त है, अगर सऊदी अरब पर हमला तो पाकिस्तान पर हमला, लेकिन हम दूसरी तरह देखेंगे। हमारा जो है एक जो नुक्ता नजर है वो दूसरा है। वो थोड़ा सा ये भी है कि जब पाकिस्तान पर हमला हो तो तब हमारा पार्टनर किधर था, ठीक है ना। तो हमें ये चीजें देखनी है, और उसके साथ ही साथ देखिए ये भी देखना जरूरी है कि ईरान पर जो हमला है, आपने पूछा था कि अगली कड़ी, तो देखिए अगर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना सिस्टम अगर तबाह हो जाता है, तो हमें इसराइली बयानात को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगला जो टारगेट है वो पाकिस्तान है। और इसराइल के लिए जो सबसे बड़ी इस वक्त जो कहते हैं ना एक खार है, एक खलिश है, वो सबसे बड़ी पाकिस्तान है। ईरान तो डायरेक्टली उनके साथ इन्वॉल्व है, लेकिन अगर उनसे देखिए तो आज से 50 साल 30 साल पहले भी उनके बयानात पाकिस्तान के खिलाफ ही आते थे, आज भी यही आते हैं। तो हमें इस सिलसिले में होशियार रहने की यकीनन जरूरत है। ठीक।
अच्छा नादिर साहब, पाकिस्तान अपने जो दिफाई निज़ाम है और जो तैयारियां हैं वो कैसे एडजस्ट कर रहा है ताकि एक जो मुमकिना बड़ा तनाज़े में कौमी मफादात की अगर बात करें और सरहदी सलामती जो है वो कैसे महफूज रह सकेगी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि अगर आबना हरमज़ जो है वो बंद हो जाता है या दबाव में आता है तो आप क्या समझते हैं कि इसका खित्ते की सिक्योरिटी और आलमी तवानाई की जो सप्लाई है उस पर क्या असर होगा इसका? जी नादिर साहब मौजूद है हमारे साथ? अच्छा ठीक है, फरिया आपसे जानना चाहूंगी कि जो तेल की जो तरसील में अगर रुकावट आ रही है या तेल की कीमतों में जो है वो इजाफा, जो आलमी मईशत की हम बात करते हैं और तवानाई निसार रखने की बात करते हैं, तो जो निसार रखने वाली जो मईशतों पर आपकी नज़र में किस हद तक इस पे वो असरअंदाज हो सकती हैं? जी फरिया। वजिया सईद आप हमारे साथ मौजूद है, तो आपसे ही ये जानना चाहूंगी, जो सवाल है मैं रिपीट कर देती हूँ, आप क्या समझती हैं कि जो तेल की तरसील में जो रुकावटें हैं, आपको क्या लगता है कि उसकी कीमतों में अगर इजाफा है तो वो आलमी जो मईशतें हैं उसकी तवानाई पर जो निसार रखने वाली जो मईशत है उस पर किस हद तक इस तमाम तर सूरत हाल जो है वो असरअंदाज होगी, इफेक्ट करेगी? देखिए, अभी आप देखिएगा कि कल तक आपको तेल की कीमतों में जो है ना नुमाया कोई फर्क दिखाई देगा, लेकिन अभी तक चूंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद नहीं किया, और अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करता है तो जो पूरी दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई है ना जो बंद होगी वो सारी इन खलीजी और अरब ममालिक की बंद होगी, अमेरिका की बंद नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहीं से तेल जाता है पूरी दुनिया में। सबसे पहले तो आपके ये जो अरब ममालिक हैं ये इस नुकसान को उठाएंगे। जाहिर है उनकी चीज आगे नहीं जा सकेगी और दुनिया भर में जो है तेल की कमी होगी तो कीमतें तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगी। और चूंकि जरा सा भी आपने देखा है कोई जंग का खतरा लाहक होता है, कोई ऐसे इंडिकेटर्स आते हैं कुछ अच्छे या बुरे, तो फौरी तौर पर स्टॉक मार्केट्स जो है वो अप एंड डाउन हो जाती हैं। तो ये जो आज जो कुछ हुआ है इसका नतीजा हम कल देखेंगे, क्योंकि इस वक्त आप जान सकते हैं कि सऊदी अरब के ऊपर भी हमला हुआ, दुबई में भी सुना हुआ, अबू धाबी में भी हुआ, यानी यूएई के 2 रियासतों के ऊपर जो है वो हमला हुआ, और कतर में भी हुआ, बहरीन में भी हुआ। तो अगर इस तरीके से ये चलता है और अगर उनकी तरफ से भी जवाब आता है और तो फिर तो मामला यकीन खराबी की तरफ जाते हैं। और इसमें कि अमेरिका को कुछ नहीं जाएगा, अमेरिका तो दूर बैठा है और खित्ते में इसराइल की भी उसको सपोर्ट हासिल है और इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। और ये जो अरब ममालिक हैं ये इसराइल पे तो हमला नहीं करेंगे और उल्टा ईरान की अरबों के साथ जो है ना वो ताल्लुकात मजीद खराब होंगे, मजीद तलखियां पड़ेगी। ठीक है, बच्चे हमारे साथ मौजूद रहेगा, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद जो है गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और नाज़रीन अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका और आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो सिक्योरिटी चैलेंज क्या होगा आपकी नज़र में, क्योंकि मगरबी सरहदी दाखिली दहशतगर्दी या मशरिक़ वस्ता की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कशीदगी बढ़ रही है, तो आप इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंज अभी मल्टीफेरियस हो गया। अब 2 फ्रंट के ऊपर पहले हम एंगेज है। ईस्टर्न फ्रंट से तो हमें हर वक्त परमानेंट थ्रेट रहता है हिंदुस्तान की तरफ से, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल है या ईस्टर्न बॉर्डर है। वेस्टर्न फ्रंट भी हमारा जब से ये अफगानिस्तान में ये ऑपरेट और प्रॉक्सी रिजीम आया हुआ है उस वक्त से वेस्टर्न फ्रंट भी हमारा चंद दिनों से पूरा एक्टिवेटेड है। उसके अलावा जो ये दहशतगर्दी है बिलखसूस बलोचिस्तान और KPK में ये फुल फ्लेज वॉर पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने वेज की हुई, तो ये थ्रेट तो ऑलरेडी हमारे जिसका सामना हमें था ही था इंटरनली और एक्सटर्नली। अभी ये जब से आज अमेरिका और इसराइल ने इन्वेड किया है ईरान को, उससे सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स मजीद अभी ये हो गया कि ईरान पाकिस्तान का नेबर है और पाकिस्तान का बहुत बड़ी सरहद ईरान के साथ मिलती है, और नेबर होने के सीए से अगर यहाँ पर ये अमेरिकन इन्वेजन के बाद कोई सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस बॉर्डर पे वो डायरेक्टली ईरान की तरफ से थ्रेट तो नहीं हो सकता, लेकिन वहां पर चूंकि दहशतगर्द ग्रुप ऑलरेडी बहुत सारे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मशरूफ रहते हैं और साथ ही साथ इस खिता डिस्टेबलाइज होता है
और उससे यहाँ पर अमेरिकन इजरायली इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है, तो इसराइल जो इंडिया के जो एक बढ़ता हुआ मजबूत होता हुआ एंटी पाकिस्तान नक्शे जो कि हमने 2 दिन पहले मूडी के दौरा इसराइल में देखा, तो मजीद अगर आगे स्ट्रेंथन होता है तो वो भी एक सिक्योरिटी चैलेंज हमारे लिए बन सकता है। गल्फ और मिडिल ईस्ट में अगर सिचुएशन थोड़ी खराबी की तरफ जाती है, डेफिनेटली वहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, लाखों की तादाद में रोजगार के लिए गए हुए हैं, तो वो भी एक इशू ये वक्ती तौर पर बन सकता है। तो में से कुछ लोग अगर सिक्योरिटी रीजन से वापस आते हैं तो मुल्क की इकानमी पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ऑल इन ऑल देन एक डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे लिए ये भी है कि ईरान के साथ तो हमारे दरीना तौर पे एक हमसाया होने की हैसियत से करीबी ताल्लुकात है। ईरानियंस के हमने बहुत सपोर्ट किया इसराइल के जब इनकी जंग थी, और ईरानियों ने उसको एक्नॉलेज भी किया, सब ने उसको सराहा। बट एट द सेम टाइम अब जब अमेरिकन बीच में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के आजकल बहुत करीबी ताल्लुकात है, और हमने एक बैलेंस रखना है। इस तरह की सिचुएशन में एट टाइम बैलेंस टाइम रखना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान की नेशन एक्सपेक्ट करती है कि हम ईरान को के साथ खड़े हों। सूरत हाल का तकाजा ये है कि अमेरिका के साथ भी ऐसा रिलेशन रखें कि कोई पार्टी न बन जाए। ये इशू सिक्योरिटी के और हमारी डिप्लोमेसी के लिए ये इश्यूज तो है। अच्छी बात यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है वो फोकस भी है, उनमें कंसेंसस भी है, उनको सूरत हाल का इदराक भी, अभी तक उन्होंने सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है। उन्होंने पॉजिटिवली लास्ट ईयर भी मीडिएशन की, बैक चैनल मीडिएशन चलती रही, और अभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर कोई मुल्क ऐसा है जो किसी सूरत कोई मीडिएशन कर सकता है, ईरान और अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान के अलावा और कोई भी नहीं है। बिकॉज पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल में सबसे रेलेवेंट कंट्री है, मिलिटरीली भी, डिप्लोमेटिकली भी, अदरवाइज भी। तो ऑल इन ऑल ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तो है, बट इसी तरह की सिचुएशन में फिर लीडरशिप के टेस्ट भी होते हैं, नेशंस के टेस्ट होते हैं। आपने अपने वाइटल नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, आपने वाइबल भी रहना है, आपने रेलिवेंट भी रहना है, आपने डायरेक्टली किसी के साथ इन कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आना, अपने फॉरेन पॉलिसी के मुरव्वजा असूलों पर मबनी जो आपके बेसिक पिलर है, स्टांस है पाकिस्तान के डेकेड ओल्ड, उनको भी आपने मलूज़ खातिर रखना है, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो एक बहुत टाइट रोप के ऊपर है, लेकिन लेट्स होप वी वर एबल टू हैंडल इट क्वाइट टैक्टफुली। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब जो जीसीसी ममालिक हैं और यानी और जो सऊदी अरब की जो मुमकिन फौजी शमूलियत है, तो वो आप क्या समझते हैं कि खित्ते के पावर बैलेंस को वो किस हद तक मुतासिर कर सकती है? खित्ते की पावर बैलेंस को, मिलिट्री पावर तो इस खित्ते में इतनी बड़ी कोई भी नहीं है। गल्फ स्टेट्स आपको ऑयल रिच कंट्रीज हैं, इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू ऑयल रिसोर्सेज। मिलिटरीली इनमें से इतनी बड़ी मिलिट्री ताकत नहीं है। पाकिस्तान के सऊदी अरबिया के साथ बहुत पुराने करीबी ताल्लुकात, अभी तो हमारा उनसे डिफेंस पैक्ट भी है, लाइक कतर है और यूएई है। अभी जब अमेरिकन बेसिस इन कंट्रीज में है, अमेरिकन प्रेजेंस है, और उन्हीं बेसिस से, उन्हीं अमेरिकन जो वहां पर मौजूदगी है, वहीं से ईरान के ऊपर जब अटैक हो रहे हैं, चाहे वो उनकी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, मिसाइल्स वहां पर दागे जा रहे हैं, तो ईरानियों ने रिटेलिएट तो उन्हीं के खिलाफ करना है ना जी। आपने एनिमी के खिलाफ रिटेलिएट करना है, और आपका एनिमी जब ही इज प्रेजेंट इन कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, तो फिर लामहल्ला वहीं पर ईरानियंस ने करना होगा। ईरानियंस बेसिकली कोई इन गल्फ कंट्रीज के खिलाफ तो दे आर नॉट वेज द वॉर। उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आ रही है कि हमारा आपसे तो कोई तनाज़ा ही नहीं है, लेकिन वो लोग क्योंकि आपके मुल्क में मौजूद हैं, हम उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जब आपने किसी को मिलिट्री बेसिस दिए होते हैं, तो मिलिट्री बेसिस देने का मतलब ये भी होता है कि उस मुल्क की दफा की जिम्मेदारी भी आप पे आ जाती है, तभी आप बेसिस देते हैं ना। ये भी कतर में अगर अमेरिकन बेसिस है, तो कतर को कोई भी थ्रेट आता है तो वो अमेरिकन अपने आप उसको थ्रेट लेते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इससे इश्यूज तो डेफिनेटली हैं, और जो किसी हद तक नजर आने भी शुरू हो गए, पर ताकत का तवाजन जो है, जो जीसीसी कंट्रीज में, क्योंकि जीसीसी कंट्रीज में जो ताकत बेसिकली ताकत मीन्स कि कोई इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, कोई साइज वाइज कितना स्ट्रांग है, और इन तमाम कंट्रीज में डेफिनेटली सऊदी अरेबिया सबसे ऑयल रिच कंट्री भी, और मिलिटरीली भी इन ममालिक में सऊदी अरेबिया जो है वो सबसे कंपैरेटिवली उसकी फौज ज्यादा है, उनके रिसोर्सेज ज्यादा है, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट भी है। तो वही मैंने कहना चाह रहा हूँ कि हमें डिप्लोमेटिकली इन सबको बताना पड़ेगा, क्लोजली एंगेज रख के,
कि किस तरीके से हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना और किस तरीके से हमने ये इंश्योर करना है कि ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल के अलावा कोई और इन कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए, दैट विल बी डिजास्टर्स। ऑलरेडी सिचुएशन ईरान के लिए टाइट है और अमेरिकन जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो रिजीम चेंज की बात करते हैं, ये बाकी चीजें सारी एक्सक्यूजेज होती हैं। असल में ईरान पे कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके रिसोर्सेज पे कंट्रोल करना चाहते हैं, उस मुल्क को अपने ताबे करना चाहते हैं। बहुत बड़ा मुल्क है, वो उनको हर वक्त पिंच करता रहता है, उसकी तरफ से उनको आदो ईरान ने कि डायरेक्टली इनको कुछ इन कॉन्फ्लिक्ट आए तो नहीं है, बट सम हाउ द अदर ये पावर गेन ऐसी होती है जो इस वक्त हमारी जो दुनिया है उसमें अमेरिका सबसे सुपर पावर है, तो वो चाहते ही है हर जगह उनकी डोमिनेंस हो और कहीं पर उनको इसराइल की शक्ल में एक टाइम टेस्टेड पुराने एलाई तो अवेलेबल है, कहीं पर उनको हिंदुस्तान मिल जाता है, कहीं पर उनको दूसरे मालिक अपने अपने इंटरेस्ट में मिल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए एक और सिचुएशन थोड़ी सी ये भी अभी टाइट हो रही है कि इसराइल और इंडिया का जो नेक्सस है वो नेक्सस सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तान है। और इसराइल अगर अफगानिस्तान को 8 बिलियन या 7 बिलियन डॉलर देने की बात करता है और ऑन द अदर हैंड अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया है कि अफगानिस्तान पे हमला करके, तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी स्टेटमेंट है कि उनका मेजर एलाय जो है वो उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके मुल्क के अंदर और हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। उधर अमेरिका कहता है ठीक है, और टेररिज्म वहां से एमिनेट हो रहा है और दुनिया भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, तो वो पैसा जो जाएगा वो टेररिज्म को सपोर्ट करेगा ना जी। तो इंटरेस्ट की बात है टोटल, इंटरेस्ट की गेम है, कोई परमानेंट एलाइज नहीं होते। जहां जहां आपका इंटरेस्ट है, आज अमेरिकन का हमारे साथ इंटरेस्ट है, तुम्हारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है उनसे, कल को नहीं होगा तो ताल्लुकात दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, बट इन ताल्लुकात का हमें फायदा अपने हक में यकीनी तौर पर उठाना चाहिए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, वजीर ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जो गैर जानबदारी उसकी अगर उसका बरकरार रखना आपकी नज़र में कितना मुमकिन है, या बदलती इलाकाई सबबंदियों की अगर हम बात करें तो उसके पेश नज़र इसे किसी वाज़ेह मौक़िफ़ का इंतखाब करना पड़ेगा पाकिस्तान को? देखिए, मेरा ख्याल है ना कि पाकिस्तान को जो है एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। फौरी तौर पर पाकिस्तान जो है ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमारे गल्फ स्टेट्स के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे इंटरेस्ट जो है वहाँ पर मौजूद हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं और अब तो हमारे डिफेंस इंटरेस्ट भी शामिल हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अपनी सिफारती कोशिशें जो हैं वो बैकडोर पॉलिसीज़ और जो लोगों को नज़र नहीं आते हैं वो मामलात करने चाहिए। उस सिलसिले में तुर्की की मदद भी हासिल की जा सकती है और यकीनी तौर पर UAE और कतर और ये जो ममालिक हैं बराह रास्त ईरान के साथ भी उलझना पसंद नहीं करेंगे कि उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल उन्होंने खुद खड़े कर रखे हैं। मशरिक वस्ता में जो चल रहा है, कुछ गजा में चल रहा है, उसके ऊपर अगर वो मजीद ईरान के साथ भी इस मामलात में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ईरान के पास आप क्या उसको तकलीफ देंगे, उसके पास सबसे बड़ा रास्ता है वो आपकी तेल की सप्लाई बंद कर देगा और आपने चंद दिन में घुटने टेक देने हैं। तो उससे बेहतर है कि मामलात को जो है दूसरी तरह किया जाए और ईरान को भी समझाया जाए कि अगर आप देखिए फौजी अड्डों को अगर आप टारगेट करते हैं ना तो पाकिस्तान को उसके ऊपर खामोश रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि पहले आपके जो प्रोग्राम में मौजूद थे ब्रिगेडियर नादिर साहब, उनकी ये बात दुरुस्त थी कि अगर पाकिस्तानी शहरियों की जो है उसके अंदर हलाकत होती है, पाकिस्तान का जो है फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो मुतासिर होता है, तो फिर तो हम ईरान को रोकना चाहिए इस चीज़ से। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग किस्म का एक वो आ गया है इस वक्त। हमारी जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो कि हमारी सिफारतकारी है, उसका अब जो है ना वक्त आया है कि वो अब अपनी सलाहियत दिखाएं, अपने जौहर दिखाएं कि पाकिस्तान जो है अपने हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुक हैं, हमने उनकी सपोर्ट भी करनी है और दूसरी तरफ सऊदी अरब में गल्फ स्टेट्स हैं, हमने उनके साथ भी बैलेंस करना है। ठीक है, पॉइंट टेकन वजिया सईद, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया वजिया सईद आपका, आपके कीमती वक्त का। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन आपका बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर नादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और फरीहा इदरीस भी हमारे साथ मौजूद थी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जो बढ़ती हुई कशीदगी है सिर्फ सरहदों का मामला नहीं रही है, ये ताकत, मईशत और आलमी अमन का सवाल बन चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या ये तनाज़ा महदूद रहेगा या किसी बड़े तसादुम का पेशखेमा बनेगा। पाकिस्तान का के अगर बात करें तो पूरा ख़िता एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है जहां दानिशमंदाना फैसले ही तबाही को रोक सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।